नमस्कार। हिंदी साहित्य के चैनल हम रंग में पेश है हनीफ मदार की कहानी पदचाप। मेरी आवाज में मैं आशिया मदार। तो आइए सुनते हैं कहानी पदचाप। हाथ मुंह धोकर लाखन चाचा छप्पर के ऊपर से फिसलकर आंगन में फैली थके सूरज की अंतिम किरणों में ठंड से सिकने के ख्याल से आ बैठे। और बैठे क्या, लगभग पसर गए। थकान के बाद वैसे भी आदमी बैठ कहाँ पाता है। उनका शरीर भी थकान से पस्त हो रहा था। सुबह से ही खेत में अकेले लगे रहे थे। वैसे तो महीने भर से उनके दोनों बच्चे भी स्कूल जाना छोड़कर साथ ही लगे रहे हैं। लाखन चाचा तब इतने नहीं थकते थे। अब लाखन चाचा दोनों बच्चों के छमाही इम्तिहान भी तो नहीं छुड़ाना चाहते, जो आज से ही शुरू हुए हैं। मगर आलू की बुवाई भी पिछाई ना रह जाए, इसी चिंता में आज अकेले ही लगे रहे। गांव में लाखन चाचा को बुवाई के लिए ट्रैक्टर भी कहाँ मिल पाता है। ट्रैक्टरों वाले बड़े किसान अच्छी तरह जानते हैं कि लाखन चाचा पर ट्रैक्टर का भाड़ा भी फसल तक उधार करना पड़ेगा। आलू खुदाई के बाद लाखन चाचा जैसे छोटे किसान आलू को कोल्ड स्टोर में रखकर अच्छी कीमत का इंतजार करें या उसे बेचकर खाद, बीज और पानी का पैसा चुकाएं। ट्रैक्टर का किराया चुकाने को लाखन चाचा पर इस समय पैसा आएगा कहां से। बीड़ी को उंगलियों तक राख बनाकर झाड़ देने के बाद लाखन चाचा ने वहीं लेटे लेटे बड़े लड़के धीरज को आवाज दी। धीरज पुरानी पैंट कमीज पहने बाहर आया। लाखन चाचा ने धीरज के लिए ये कपड़े सर्दी शुरू होते ही पैंट से पुराने कपड़ों के ढेर से खरीदे थे। धीरज ने खुश होकर इन्हीं कपड़ों को पहनकर 2-3 रिश्तेदारों की शादियां भी की हैं। इन्हीं को पहनकर वो स्कूल भी चला जाता है। स्कूल में और बच्चे तो पूरी बाह की ऊनी जर्सी पहनकर भी ठंड से सिरसिराते हैं, लेकिन लाखन चाचा या उनके बच्चों की हड्डियां तो जैसे पत्थर की बनी हैं, इसीलिए उन्हें तो सर्दी ही नहीं लगती है। लाखन चाचा भी तो खालिस अद्धा बांधे ऊपर से पुराना कुर्ता पहने जमीन पर टाट बिछाकर लेटे हैं। इनके पैरों के तलवों को भी इनकी गरीबी और बेबसी ने इतना कठोर और मजबूत बना दिया है कि जूते चप्पल की जरूरत ही नहीं है। कांटे भी इनके पैरों में चुभने से मुंह मोड़ लेते हैं। लाखन चाचा के 5 में से बुढ़ापे की संतान के रूप में सबसे पीछे के 2 बच्चे ही बचे हैं। 3 बचे नहीं, या कहें लाखन चाचा बचा नहीं पाए। उन्होंने तीनों को बीमारी से बचाने की कोशिश तो खूब की, मगर हर बार धन अभाव में बेबस हो गए और तीनों बच्चे एक एक कर चलते बने। अब बड़ा धीरज और छोटा दीपक ही बचा है। धीरज लाखन चाचा के पास आ बैठा। का है चाचा? लाखन चाचा ने एक और बीड़ी जला ली, जैसे उनकी बूढ़ी हड्डियों को बीड़ी के धुएं से शाम की सर्दी में कुछ राहत मिल रही थी। तुम्हारे इम्तिहान कब खत्म होंगे? अबे तो 8 दिन और लगेंगे चाचा। धीरज लाखन चाचा के शरीर से चिपक कर गर्माहट महसूस करने लगा। लाला 3-4 दिन को काम रह गए खेत में। सब डोर बन जाते तो पहले पानी लग जातो। चाचा ने कश खींचकर नाक से धुआं बाहर उड़ेला। चाचा तुम ट्रैक्टर ते चौनाई करवाए लेत, सब ट्रैक्टर ते करवा रहे हैं। बेटा हम छोटे किसानन को ट्रैक्टर बारे कहाँ मिलते हैं। लाखन चाचा के इस जवाब ने धीरज के मन में एक और सवाल खड़ा कर दिया। चाचा भूदेव शास्त्री पे तो हम ते कम खेत हैं, फिर उन्हें तो ट्रैक्टर मिल गया हो। धीरज के उत्सुकता भरे मासूम सवाल से लाखन चाचा तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़ी आसानी से धीरज को बताया, बेटा छोटे किसान जमीन ते नाए, जात ते हूं मैं। छोटी जात तो छोटो आदमी और छोटो किसान। फीकी हंसी हंसते हुए लाखन चाचा ने इतना कहकर धीरज के छोटे दिमाग को तो परेशान होने से रोक लिया, किंतु खुद खेत में डोर बनाने के काम को 3-4 दिन में ही पूरा करने की जुगत लड़ाते हुए सूरज के छिपते ही छप्पर के पीछे बने कमरे में आ गए। बाहर आंगन में रात उतर आई। दिन के 11 बजे तक लाखन चाचा 3-4 डोर ही बना पाए थे कि धीरज की अम्मा बदहवास सी दौड़ती हुई खेत पर आई।
वो अपनी सांसों पर काबू पाते हुए अटकती सी बोली, घर पे 2 पुलिस वाले आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। पुलिस का नाम सुनते ही लाखन चाचा को धूप में भी कंपकपी आ गई। वे फावड़ा वहीं छोड़कर शंका आशंकाओं से घिरे घबराते से घर पहुंचे। आंगन में बिछी चारपाई पर 2 खाकी वर्दीधारी भूखे भेड़िए की तरह लाखन चाचा को ही ताक रहे थे। लाखन चाचा लगभग हाथ जोड़े सामने जा खड़े हुए। एक सिपाही गरजा, तेरा ही नाम लाखन है? हाँ साहब, शब्द ही मुश्किल से फूट पाया लाखन चाचा के हलक से। बाबूजी, क्या बात है गई? अभी पता चल जाएगा। दूसरे सिपाही ने एक डायरी में लाखन चाचा का नाम लिखते हुए कहा। दूसरे सिपाही के शांत होते ही पहला सिपाही बोल पड़ा, तू खेत में बच्चों से काम करवाता है? तुझे पता नहीं सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है? लाखन चाचा पूरी बात तो नहीं समझ पाए। हाँ, इतना जरूर समझ गए कि किसी सरकारी पचड़े में फंस गए हैं, मगर क्यों, ये अभी तक उनकी समझ से परे था। वे इस पचड़े से बचने के लिए हकलाते से बोले, नाय साहब, मैं तो अकेला ही काम करूं, बालक तो सब पढ़वे जामे। दूसरा सिपाही सुनते ही भड़का, झूठ बोलता है, और उसने एक अखबार का पेज फैला दिया। देख, ये तेरा और तेरे बच्चों का ही फोटो है ना, जो खेत में काम कर रहे हैं। चल, अब ज्यादा होशियारी मत दिखा, जल्दी से बच्चों के नाम बता। लाखन चाचा को अखबार का पेज देखते ही याद आ गया, ये तो वही फोटो है जिससे 3-4 दिन पहले मोटरसाइकिल पर आए 2 आदमी खेत पर से ही खींचकर ले गए थे। वे खुद को पत्रकार बता रहे थे। लाखन चाचा के भीतर की उथल पुथल में वे सब बातें उभरकर ऊपर आ गईं जो उन पत्रकारों से हुई थीं। उनका दिमाग भी तेज दौड़ने लगा। बालक तब काम कहाँ कर रहे, वो तो मेरी रोटी लेके आए खेत में और ऐसे ही बैठे। उन आदमी ने बच्चन को काम में लगाए के फोटो खींचो और जी कही के जाते तुम्हारा फायदा होगा। मैंने सोची कि चलो सरकार ते कछु बीज भीजे ही मिल जाएंगे। बस यही सोचकर लाखन चाचा उनको वे सब बातें बताते रहे थे। फसल के बखत पे हम इनको स्कूल छुड़वाए के खेत में लगाए ले में, 1 आध महीना में काम खत्म है जाए तो फिर स्कूल भेज में लगे। इन बालकन के स्कूल के मासा बहू तो अपने खेत के काम को 15-15 दिन की छुट्टी कर लेते हैं। किंतु अब लाखन चाचा को अपने इस लालच पर बहुत गुस्सा आने लगा। वे सिपाहियों के सामने गिड़गिड़ाने लगे, साहब ऐसी भूल ना होगी, अब के माफ कर दो। अब कुछ नहीं होगा, जुर्माना तो भरना पड़ेगा, 500 रुपए। एक सिपाही ने फैसला सुना दिया। 500 रुपए का नाम सुनकर लाखन चाचा के चेहरे पर सर्दी में भी पसीना चमकने लगा। 500 रुपया कांते लांगो साहब, चल तेरे लिए 100 कम कर देते हैं। पहले सिपाही ने हमदर्दी दिखाई, मगर आगे से ध्यान रहे, ऐसी भूल ना हो। इससे लाखन चाचा की गिड़गिड़ाहट कम नहीं हुई। बाबूजी, मुंह पे तो 400 ना है, तो जेल जाने को तैयार हो जा। दूसरे सिपाही ने कड़क कर कहा। जेल का नाम सुनते ही लाखन चाचा का दिमाग सुन्न होने लगा। उन्हें अपना उजाड़ होता खेत और भूखे बच्चों के चेहरे नजर आने लगे। धीरज की अम्मा ने उन्हें इशारे से अंदर बुलाना चाहा, जो छप्पर में घूंघट किए खड़ी थी, मगर लाखन चाचा को तो जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। वे पूरे शरीर का साहस बटोर कर बोले, साहब 1 आध दिन में दे दूं तो? पहला सिपाही उठ खड़ा हुआ, 1 आध नहीं, हम कल आएंगे, मगर कल या तो 400 नहीं तो जेल, समझे? दूसरे सिपाही ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों चले गए। लाखन चाचा को काटो तो खून नहीं। उनका माथा ये सोच सोच कर फटने लगा कि सवेरे तक 400 आंगे कहाँ थे, ना तो अब जा उम्र में जेल जाना पड़ेगा। लोग न जाने कहा बात करेंगे कि लाखन ने न जाने का जुर्म करो है। ऐसी बातें उन्हें भीतर तक परेशान तो करने ही लगी, मगर इससे भी ज्यादा वे इस बात से बेचैन होने लगे कि सरकार कहती है कि बच्चों से काम मत करवाओ, उन्हें पढ़ाओ, मगर गांव के शास्त्री जी कहते हैं, लाखन इन्हें क्यों पढ़ा रहा है, नौकरी तो कहीं है नहीं, इससे तो इन्हें मजदूरी करना सिखा। आखिर हमारे खेतों में काम कौन करेगा, अब पढ़ लिख कर इनकी कमर नहीं लचेगी। लाखन चाचा को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर वे किसकी माने। उन्होंने अपने दिमाग पर फिर से जोर डाला, अगर शास्त्री जी की नाय मानी तो बीज बुआई को पैसा नाय मिलनो।
और अगर सरकार की ना मानी तो जुर्माना भुगतना पड़ेगा। दोनों ही तरफ से जान आफत में है। वे लगातार बीड़ी पर बीड़ी फूंकने लगे, जैसे इसी से कोई समाधान निकलेगा। जाति के हिसाब से उच्च वर्गीय इस किशनपुर गांव के लिए एक तो लाखन चाचा का अकेला घर है निचली जाति का, ऊपर से अनपढ़, जैसे कोड़ में खाज। सिपाही तो कब के चले गए, मगर लाखन चाचा अपनी धुना मुनी में वहीं बैठे रह गए। अब मई बैठे रहोगे कि जालों को आओगे? लाखन की पत्नी ने आवाज दी, जो पुलिस के जाते ही छप्पर में चूल्हे पर रोटियां पकाने लगी थी। चो तोय का माँ कोई खाए जा रहा है? लाखन चाचा ने वहीं बैठे बैठे सारा गुस्सा पत्नी पर उड़ेल दिया। ठीक है, मई गड़े रहे हो। पत्नी भी खींच पड़ी। अचानक लाखन चाचा उठे और सीधे शास्त्री जी के घर जा पहुंचे। शास्त्री जी भकाभक धोती कुर्ता पहने, हाथ में छड़ी लिए कहीं जाने को निकल ही रहे थे कि शास्त्री जी राधे राधे सामने लाखन चाचा को देखकर एकदम ठिठक गए। उनकी दोनों भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। धत तेरे की, सब शगुन का सत्यानाश कर दिया। धीरे से उनके मुंह से निकला, फिर भी लाखन चाचा ने सुन लिया, सो थोड़ा सा झेप गए। अगले ही पल लाखन चाचा ने हिम्मत जुटाकर अपनी समस्या सुनाने को मुंह खोल ही दिया। शास्त्री जी ने लाखन चाचा की परेशानी पूरे ध्यान से सुनी और गंभीर हो कुर्सी पर बैठ गए। हो तो सब जाएगा लाखन, तेरे घर पुलिस भी नहीं आएगी, मगर तू हमारी बात माने तब ना। उन्होंने लाखन चाचा को गौर से देखा और घूरते हुए बोले, तुझसे कितनी बार कहा है कि जमीन को हमें बेच दे और बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मजदूरी में डाल। शास्त्री जी शांत हो गए, फिर अपनी बड़ी और गोल गोल अठन्नी सी आंखें फैलाकर बोले, मैं तो कह रहा हूं खेत बेचकर भी तीनों बाप बेटे उसी में काम करते रहो, अपना समझकर, और मजदूरी भी मिलती रहेगी। लाखन चाचा फिर चकरा गए। शास्त्री जी, पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि बच्चन ते काम करायो तो जेल जानो पड़ेगा और जुर्मानो अलग थे। वो सब तू हम पर छोड़ दे और हमारी बात मान ले। अब शास्त्री जी कुर्सी से उठकर लाखन चाचा के करीब आ गए। वैसे भी गांव में 5वीं तक का ही सरकारी स्कूल है, उसमें भी मास्टर कितने दिन आते हैं पढ़ाने? उसके बाद यहाँ कौन से बड़े कॉलेज रखे हैं जिसमें तू बच्चों को पढ़ाएगा? शास्त्री जी लाखन की पीठ थपथपाते हुए बाहर ले आए। तू सोच ले और शाम को बता देना, मैं लौटते में तुझसे पूछता आऊंगा। शास्त्री जी के घर से लौटते हुए लाखन चाचा के अंदर रास्ते भर मथनी सी चलती रही। वे अपने घर से शास्त्री जी के घर कितनी जल्दी पहुंच गए थे, मगर वापसी में उनका अपना घर उन्हें कोसों दूर लग रहा था। लाखन चाचा छप्पर में पत्नी के पास सिर पकड़ जा बैठे। दोनों बच्चे आंगन में टाट पर बैठकर किताब पढ़ने में मस्त थे। कहाँ चले गए? पत्नी के सवाल ने जैसे उन्हें नींद से जगा दिया हो। शास्त्री के जोरे गए हो। का कही उनने? वही जो हमेश कहते रहते हैं। लाखन चाचा के शब्द निराशा में डूबे थे। तुमने क्या सोची है? मेरा तो दिमाग ही काम ना कर रहा। लाखन चाचा हथियार डालने की मुद्रा में आ गए। तू बता, क्या करें? पत्नी जो तब से लगातार सोच रही थी, अब उसे कहने का मौका मिला था। मैं तो जे कह रही हूँ कि कल जब पुलिस वाले आमे तो उनते जी पूछो कि चौ साहब, हम किसानन को सरकारी नौकरी या काऊ कंपनी बारे इनकी तरह बुढ़ापे में कोई पेंशन या हारी बीमारी में सरकार ते कोई पैसा टका की मदद तो मिले ना है। अब हमारा सहारा तो जी बालक ही है। अब खेत में जिनाए काम करेंगे तो को करेगा? और फिर वो अपने खेत में काम कर रहे हैं तो जुर्मानो काहे को? वाह री वाह, अब मैं उनते जुबान और चलाऊं सो वो मोए पीटे। लाखन चाचा ने खींच कर खीसे निपोरी। क्यों पीटेंगे? का अपनी बात कह बहु कोई जुर्म है? पत्नी तिलमिला उठी। हमारी बात तो उन्हें सुननी ही पड़ेगी। तू ज्यादा वकील भई है तो तू ही कर लियो बात। हाँ, मैं ही कर लूंगी बात। तुम चूड़ी पैर के भीतर बैठ जाओ। लाखन की पत्नी लाखन चाचा के भीतर कुछ जगाना चाह रही थी। शाम भी हो चली थी। सूरज लाखन की पत्नी के चेहरे की तरह तमतमाकर लाल हो गया था। फिर धीरे से सरक कर गांव के उस पार कहीं छिप गया। लाखन! आंगन में खड़े शास्त्री ने आवाज लगाई। लाखन चाचा हड़बड़ा गए। वे अब शास्त्री से क्या कहें? उनकी जुबान तो जैसे तालू में ही चिपक गई। पत्नी लाखन चाचा की स्थिति को भांप गई और घूंघट निकाले छप्पर से बाहर निकली। सिर झुकाए बोली, शास्त्री काका।
हम अपनो खेत नाय बेच रहे और बालकऊ पढ़ेंगे, जितनऊ पढ़ जाएं, कम से कम अपनी बात कहबो तो सीख जाएंगे। इतना कहकर लाखन की पत्नी ने शास्त्री के सामने हाथ जोड़ दिए। लाखन चाचा को लगा शास्त्री भड़क जाएंगे, मगर शास्त्री जी तो भौचक थे। ठीक है भाई, जाते हुए बस इतना ही कह पाए वे। आंगन में दोनों बच्चे कूदने लगे। लाखन चाचा रात भर अपनी निरीह कायरता पर खींचते रहे। सुबह पुलिस वालों के सामने लाखन चाचा झुककर हाथ जोड़े नहीं, हाथ में फावड़ा लिए तनकर खड़े थे। धन्यवाद।